हेलो फ्रेंड्स, आज मैं फिर आपके लिए यूजीसी नेट के फर्स्ट पेपर से मोस्ट इम्पॉर्टेंट 25 क्वेश्चन लेके आया हूँ। फ्रेंड्स, यूजीसी नेट की तैयारी के लिए नया बैच शुरू हुआ है। अगर आप नेट परीक्षा की तैयारी करना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे नए बैच को बिल्कुल फ्री में ज्वाइन करें। आपको बता दें कि हमारा चैनल बिल्कुल फ्री है। फ्रेंड्स, अब आते हैं क्वेश्चंस पर। यहाँ पे पहला क्वेश्चन है, शिक्षण अधिगम के मध्य संबंध है। शिक्षण अधिगम के मध्य संबंध है। ऑप्शन नंबर ए में दिया है, शिक्षण अधिगम दोनों की योग से प्रभावी शिक्षा का संभव है। शिक्षण अधिगम दोनों के योग से प्रभावी शिक्षा संभव है। ऑप्शन नंबर बी है, शिक्षण सिद्धांतों के विकास में अधिगम सिद्धांतों का अत्यधिक महत्व है। ऑप्शन नंबर सी में दिया है, शिक्षण स्वदेश प्रक्रिया है जो अपेक्षित अधिगम तक पहुंचाती है। और ऑप्शन नंबर डी है आपका उपयुक्त सभी। यहाँ पे देखिए प्रश्न आपका है, शिक्षण अधिगम के मध्य संबंध है। तो ऑप्शन नंबर ए में दिया है, शिक्षण अधिगम दोनों के योग से प्रभावी शिक्षा का विकास संभव है। ये भी सही है, शिक्षण अधिगम के मध्य संबंध होने से ही। ऑप्शन नंबर बी है, शिक्षण सिद्धांतों के विकास में अधिगम सिद्धांतों का अत्यधिक महत्व है। आप यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर बी भी सही होगा। सी में है, शिक्षण स्वदेश प्रक्रिया है जो अपेक्षित अधिगम तक पहुँचाती है। ये भी आपका सही होगा। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर डी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, गेज महोदय के अनुसार शिक्षण की मनोवैज्ञानिक शक्तियाँ हैं। देखिए, गेज ने शिक्षण की मनोवैज्ञानिक शक्तियों को बताया है। तो यहाँ पे प्रश्न है, गेज महोदय के अनुसार शिक्षण की मनोवैज्ञानिक शक्तियाँ हैं। ऑप्शन नंबर ए में है, व्यवहार परिवर्तन करने वाली शक्तियाँ। ऑप्शन नंबर दो है, अधिगम परिस्थितियाँ संबंधी शक्तियाँ। ऑप्शन नंबर सी है, ज्ञानात्मक शक्तियाँ। ऑप्शन नंबर डी है, उपरोक्त सभी। तो यहाँ पे देखिए, गेज महोदय ने शिक्षण की मनोवैज्ञानिक जो शक्तियाँ बताई हैं जो है इन्होंने, तो उनमें ये तीनों ही शामिल हैं, व्यवहार परिवर्तन करने वाली शक्तियाँ, अधिगम परिस्थितियाँ संबंधित शक्तियाँ और ज्ञानात्मक शक्तियाँ। तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी शक्तियों को गेज महोदय ने बताया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, रॉबर्ट गेने के अनुसार, देखिए रॉबर्ट गेने के अनुसार अधिगम परिस्थितियों के प्रमुख प्रकार हैं। रॉबर्ट गेने के अनुसार अधिगम परिस्थितियों के प्रमुख प्रकार हैं। ऑप्शन नंबर ए है 7, ऑप्शन नंबर बी है 6, ऑप्शन नंबर सी है 9, ऑप्शन नंबर डी है 10। तो यहाँ पे पूछा है, रॉबर्ट गेने के अनुसार अधिगम परिस्थितियों के प्रमुख प्रकार हैं। रॉबर्ट गेने ने अधिगम परिस्थितियों के प्रमुख प्रकार बताए हैं, तो कितने प्रकार के हैं ये बताएं। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर बी सही होगा। रॉबर्ट गेने के अनुसार अधिगम परिस्थितियों के प्रमुख 6 प्रकार हैं। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर बी सही होगा, 6। नेक्स्ट क्वेश्चन, रॉबर्ट गेने के अनुसार अधिगम परिस्थितियों के स्तरीकरण में दोनों छोरों पर रहने वाली अवस्थाएं हैं। प्रश्न को समझ लीजिएगा। रॉबर्ट गेने के अनुसार अधिगम परिस्थितियों के, यहाँ पे मिसप्रिंट है, अधिगम परिस्थितियों के स्तरीकरण में दोनों छोरों पर रहने वाली अवस्थाएं हैं। ऑप्शन नंबर ए है, उद्दीपन अनुक्रिया एवं शाब्दिक स्तर संबंध। ऑप्शन नंबर बी है, उद्दीपन अनुक्रिया एवं समस्यात्मक अधिगम। ऑप्शन नंबर सी है, उद्दीपन अनुक्रिया एवं अधिनियम अधिगम। तो ऑप्शन नंबर डी दिया है, उद्दीपन अनुक्रिया एवं बहुभेदीय परिस्थिति। तो यहाँ पर आपका उत्तर नंबर बी सही होगा, उद्दीपन अनुक्रिया एवं समस्यात्मक अधिगम। ऑप्शन नंबर आपका बी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन,
गहने की अधिगम परिस्थितियों के स्तरीकरण में जटिल अवस्थाएं हैं। गहने की अधिगम परिस्थितियों के स्तरीकरण में जटिल अवस्थाएं हैं। ऑप्शन नंबर ए है उद्दीपन अनुक्रिया संबंध, शाब्दिक स्तर संबंध। ऑप्शन नंबर बी है बहुभेदी परिस्थिति। ऑप्शन नंबर सी है प्रत्यय अधिनियम एवं समस्यात्मक अधिगम। ऑप्शन नंबर डी है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ पे देखिए पूछ रहा है गहने की अधिगम परिस्थितियों के स्तरीकरण में जटिल अवस्थाएं हैं। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर सी सही होगा, प्रत्यय अधिनियम एवं समस्यात्मक अधिगम। नेक्स्ट क्वेश्चन, गहने ने अधिगम परिस्थितियों को कितने वर्गों में विभक्त किया है। देखिए गहने ने अधिगम परिस्थितियों को वर्गों में विभक्त किया है। तो आप पूछ रहा कितने वर्गों में विभक्त किया है। यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए है 8, ऑप्शन नंबर 9, ऑप्शन नंबर बी है 9, ऑप्शन नंबर सी है 10, ऑप्शन नंबर डी है 12। तो यहाँ पर गहने ने अधिगम परिस्थितियों को कितने वर्गों में विभक्त किया है पूछ रहा है। तो यहाँ पर उत्तर होगा गहने ने अधिगम परिस्थितियों को 8 वर्गों में विभक्त किया है। यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर ए सही होगा, 8 वर्गों में विभक्त किया है। नेक्स्ट, गहने को अधिगम परिस्थितियों में सबसे सरलतम प्रारूप है। गहने को अधिगम परिस्थितियों में सबसे सरलतम प्रारूप है। यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए दिया है संकेत अधिगम, ऑप्शन नंबर बी है अधिनियम अधिगम, ऑप्शन नंबर सी है प्रत्यय अधिगम, ऑप्शन नंबर डी है उपयुक्त सभी। तो यहाँ पर आपका उत्तर नंबर ऑप्शन नंबर ए सही होगा। उत्तर आपका संकेत अधिगम को उत्तर नंबर यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, संकेत अधिगम साइन लर्निंग का संबंध है। यहाँ पे पूछ रहा है संकेत अधिगम का संबंध, यहाँ पे ऑप्शन जो दिए हैं इनमें से किसका है, किससे है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए है पावलोवियन अनुबंधन से, पावलोवियन अनुबंधन से। ऑप्शन नंबर बी है स्किनरेनियन अनुबंधन थे, स्किनरेनियन अनुबंधन से। ऑप्शन नंबर सी है उपयुक्त दोनों से ही, ऑप्शन नंबर डी है उपयुक्त में से किसी से भी नहीं। तो यहाँ पे पूछ रहा है संकेत अधिगम साइन लर्निंग का संबंध है, साइन लर्निंग का संबंध पूछ रहा है। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर ए सही होगा, पावलोवियन अनुबंधन से आपका ऑप्शन नंबर ए सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, उद्दीपन अनुक्रिया का संबंध है, उद्दीपन अनुक्रिया का संबंध है। ऑप्शन नंबर ए है ऑपरेंट कंडीशनिंग से, ऑपरेंट कंडीशनिंग से। ऑप्शन नंबर बी है क्लासिकल कंडीशनिंग से, ऑप्शन नंबर सी है गैलास्ट अधिनियम से, ऑप्शन नंबर डी है उपयुक्त में से किसी से भी नहीं। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर ए सही होगा, ऑपरेंट कंडीशनिंग से। ऑप्शन नंबर आपका ए सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अभिक्रमित अनुदेशन प्रोग्राम्ड इंस्ट्रक्शन का जन्म माना जाता है। समझ लीजिएगा प्रश्न को पहले। अभिक्रमित अनुदेशन प्रोग्राम्ड इंस्ट्रक्शन का जन्म माना जाता है। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर ए में दिया है क्लासिकल कंडीशनिंग से, ऑप्शन नंबर बी है ऑपरेंट कंडीशनिंग से, ऑप्शन नंबर सी है उद्दीपन अनुक्रिया अधिगम से, ऑप्शन नंबर डी है बी एवं सी, बी एवं सी दोनों से। तो यहाँ पर आपका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, ऑपरेंट कंडीशनिंग से। ऑप्शन नंबर आपका बी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन,
श्रृंखला अधिगम के प्रकार हैं। ये पूछ रहा है श्रृंखला अधिगम के प्रकार कौन कौन से हैं। यहाँ पे ऑप्शन नंबर 1 दिया है शाब्दिक एवं अशाब्दिक अधिगम, शाब्दिक एवं अशाब्दिक अधिगम। ऑप्शन नंबर बी है परिणात्मक एवं गुणात्मक अधिगम। ऑप्शन नंबर सी है समस्यात्मक एवं सहयोगात्मक अधिगम। ऑप्शन नंबर डी है सकारात्मक एवं ऋणात्मक अधिगम। तो यहाँ पर पूछा है आपका श्रृंखला अधिगम के प्रकार हैं। तो यहाँ पर आपका श्रृंखला अधिगम के जो है शाब्दिक एवं अशाब्दिक अधिगम प्रकार होते हैं। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर ए सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, शाब्दिक सहसंबंध, शाब्दिक सहसंबंध अधिगम को प्रचुरता से प्रयोग किया जाता है। शाब्दिक सहसंबंध अधिगम को प्रचुरता से प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर ए है भाषा शिक्षण में, भाषा के शिक्षण में। ऑप्शन नंबर बी है विज्ञान शिक्षण में। ऑप्शन नंबर सी है विज्ञान शिक्षण में। ऑप्शन नंबर डी है कला शिक्षण में। तो यहाँ पर देखिए पूछा है शाब्दिक सहसंबंध अधिगम को प्रचुरता से प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ पर आपका होगा ऑप्शन नंबर ए दिया भाषा शिक्षण में, भाषा शिक्षण में। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर ए सही होगा, भाषा शिक्षण में। शाब्दिक सहसंबंध अधिगम को प्रचुरता से प्रयोग किया जाता है भाषा शिक्षण में। नेक्स्ट क्वेश्चन, बहुभेदी अधिगम का तुलनात्मक संबंध है, बहुभेदी अधिगम का तुलनात्मक संबंध है। ऑप्शन नंबर ए में दिया है अवबोध स्तर से। ऑप्शन नंबर बी है चिंतन स्तर से। ऑप्शन नंबर सी ज्ञान स्तर से। ऑप्शन नंबर डी स्मृति स्तर से। तो यहाँ पूछा है आपका बहुभेदी अधिगम का तुलनात्मक संबंध किससे है। तो यहाँ पर बहुभेदी अधिगम का तुलनात्मक संबंध अवबोध स्तर से होता है। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, अवबोध स्तर से। नेक्स्ट क्वेश्चन, बहुभेदी अधिगम में मास्टरी हो जाने के बाद की अधिगम परिस्थिति होगी। देखिए समझ लीजिएगा प्रश्न को, बहुभेदी अधिगम में मास्टरी हो जाने के बाद की अधिगम परिस्थिति होगी। यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर ए दिया है प्रत्यय अधिगम। ऑप्शन नंबर बी है अधिनियम अधिगम। ऑप्शन नंबर सी है समस्या समाधान अधिगम। ऑप्शन नंबर डी है उपयुक्त सभी अधिगम। तो देखिए यहाँ पर आपका उत्तर नंबर ए सही होगा, बहुभेदी अधिगम में मास्टरी हो जाने के बाद की अधिगम परिस्थिति जो होगी वो होगी प्रत्यय अधिगम। यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर ए सही होगा, प्रत्यय अधिगम। नेक्स्ट क्वेश्चन, अधिनियम अधिगम की उत्पत्ति के परिणाम माना जाता है। अधिनियम अधिगम की उत्पत्ति के परिणाम माना जाता है। ऑप्शन नंबर ए है 2 या 2 से अधिक श्रृंखलाओं का। ऑप्शन बी है 2 या 2 से अधिक अधिगम परिस्थितियों का। ऑप्शन नंबर सी 2 या 2 से अधिक शिक्षण चरों का। ऑप्शन नंबर डी उपरोक्त में से कोई नहीं। यहाँ पे पूछा देखिए अधिगम अधिनियम अधिगम की उत्पत्ति के परिणाम माना जाता है। यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए में दिया है 2 या 2 से अधिक श्रृंखलाओं का। तो आपका यहाँ पे ए या नंबर ऑप्शन सही होगा, 2 या 2 से अधिक श्रृंखलाओं का अधिनियम अधिगम की उत्पत्ति के परिणाम माना जाता है, 2 या 2 से अधिक श्रृंखलाओं का। नेक्स्ट क्वेश्चन, समस्या समाधान अधिगम का प्रत्यक्ष संबंध है। यहाँ पर पूछा समस्या समाधान अधिगम का प्रत्यक्ष संबंध किससे है।
तो ऑप्शन नंबर ए में दिया है चिंतन स्तर से, ऑप्शन नंबर बी है स्मृति स्तर से, ऑप्शन नंबर सी है अवबोध स्तर से, ऑप्शन नंबर डी है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो समस्या समाधान अधिगम का प्रत्यक्ष संबंध है, तो यहाँ पर आपका उत्तर होगा चिंतन स्तर से, ऑप्शन नंबर ए। समस्या समाधान अधिगम का प्रत्यक्ष संबंध चिंतन स्तर से है, ऑप्शन नंबर आपका ए सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्रॉनबैक ने शिक्षण सिद्धांतों के आधार के रूप में कितने घटकों का ब्यौरा प्रस्तुत किया है? क्रॉनबैक ने शिक्षण सिद्धांतों के आधार के रूप में, शिक्षण के जो सिद्धांत हैं जो उनके आधार के रूप में कितने घटकों का ब्यौरा प्रस्तुत किया है? यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए है 7, ऑप्शन नंबर बी है 8, ऑप्शन नंबर सी है 9, ऑप्शन नंबर डी है 10। तो यहाँ पर आपका होगा क्रॉनबैक ने शिक्षण सिद्धांतों के आधार के रूप में 7 घटकों का ब्यौरा प्रस्तुत किया है, आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए सही होगा। क्रॉनबैक ने शिक्षण सिद्धांतों के आधार के रूप में 7 घटकों का ब्यौरा प्रस्तुत किया है। ऑप्शन नंबर नेक्स्ट क्वेश्चन, क्रॉनबैक के शिक्षण सिद्धांत के मिश्रित ढंग से नीचे दिए गए हैं। यहाँ पे देखिए क्रॉनबैक के शिक्षण सिद्धांत मिश्रित ढंग से नीचे दिए गए हैं। यहाँ पे देखिए प्रश्न को समझ लीजिए, क्रॉनबैक के जो शिक्षण सिद्धांत हैं, जिन शिक्षण सिद्धांतों को क्रॉनबैक ने बताया है उनको मिश्रित ढंग से नीचे दिया गया है। तो इसमें प्रश्न में बताना आपको क्या है, इसमें परस्पर क्रमबद्धता बताइए। तो देखिए क्रॉनबैक के जो शिक्षण सिद्धांत हैं वो बताए गए हैं, आपके 7 हैं वो बताए गए हैं। जैसे नंबर 1 पे दिया परिस्थिति, नंबर 2 है भय के प्रति प्रतिक्रिया, 3 पे दिया है छात्रों की विशेषताएं, 4 पर अर्थापन, 5 पे लक्ष्य, 6 पे क्रिया, 7 पे परिणाम। तो ये 7 बताए हैं क्रॉनबैक के शिक्षण सिद्धांत जो बताए गए हैं 7, इनको आपको क्रमबद्ध तरीके से बताना है कि कौन सा किस क्रम में आएगा, जिस हिसाब से क्रॉनबैक ने बताया है सिद्धांत को। तो यहाँ पर देखिए ऑप्शन नंबर ए में दिया है 1, 3, 5, 4, 6, 7। तो यहाँ पर देखिए आपका सबसे पहले आपका यहाँ पे आएगा परिस्थिति, नंबर 1 पे आएगा आपका परिस्थिति, तो सबसे पहले 1 हो जाएगा। उसके बाद नंबर 2 पे आपका आ जाएगा छात्रों की विशेषताएं, छात्रों की विशेषताएं, तो यहाँ पर 3 आ जाएगा 1 के बाद। उसके बाद आपका होगा लक्ष्य, जो लक्ष्य निर्धारित करते हैं, तो यहाँ पे आपका लक्ष्य हो जाएगा, तो ये नंबर 5 पे आपका आ जाएगा। नंबर 3 पे आपका लक्ष्य हो जाएगा, तो 5 नंबर पे लक्ष्य दिया है तो 5 यहाँ पे। उसके बाद आपका हो जाएगा अर्थापन, तो इसके बाद आपका 4 नंबर हो जाएगा। उसके बाद आपका हो जाता है क्रिया, 5वें नंबर पे आपका हो जाएगा क्रिया, तो इसके बाद आपका 6 नंबर हो गया। और उसके बाद यहाँ पर आपका हो जाएगा परिणाम, उसके बाद आपका 6 के बाद हो जाएगा 7 परिणाम। और उसके बाद आपका लास्ट में हो जाएगा भय के प्रति प्रतिक्रिया, नंबर 2 लास्ट में। तो यहाँ पर आपका उत्तर सही जो हो जाएगा 1, 3, 5, 4, 6, 7, 2। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर ए सही होगा, ऑप्शन नंबर ए सही होगा। तो इसका जो क्रमबद्ध रूप है वो ये होगा, जो ये नंबर ऑप्शन में दिया है, जो इन 7 सिद्धांत बताए गए हैं इनका क्रमबद्ध रूप ऑप्शन नंबर ए में सही होगा उत्तर इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन, परिस्थिति सिचुएशन में क्रॉनबैक ने सम्मिलित किया है,
तो यह पूछ रहा है परिस्थिति जो सिचुएशन होता है इसमें क्रानबैक ने क्या सम्मिलित किया है। ऑप्शन नंबर ए में दिया है पाठ्य वस्तु शिक्षक को, पाठ्य वस्तु और शिक्षक को। ऑप्शन नंबर बी में दिया है छात्र अधिगम सामग्री को, छात्र और अधिगम सामग्री को। ऑप्शन नंबर सी में है अधिगम उद्देश्यों को। तो ऑप्शन नंबर डी है उपयुक्त सभी को। तो देखिए यहाँ पे क्रानबैक ने जो है सिचुएशन परिस्थिति में सम्मिलित किया है, तो पाठ्य वस्तु और शिक्षक को भी सम्मिलित किया है, छात्र और अधिगम सामग्री को भी सम्मिलित किया है। ऑप्शन नंबर सी में दिया है अधिगम उद्देश्यों को, अधिगम का उद्देश्य होता है उसको भी सम्मिलित किया है। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, उपर्युक्त सभी को। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्रानबैक के अनुसार अर्थापन में से अभिप्राय है। देखिए यहाँ पे क्रानबैक ने जो है अर्थापन का जो मीनिंग बताया है, अर्थापन का जो अर्थ बताया है उसका क्या अभिप्राय है, किससे अभिप्राय है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर है छात्रों के अधिगम लक्ष्य, छात्रों के अधिगम लक्ष्य। ऑप्शन नंबर बी है छात्रों का मूल्यांकन। ऑप्शन नंबर सी है छात्रों के पूर्व अनुभव, छात्रों के पूर्व अनुभव। ऑप्शन नंबर डी है छात्रों का अनुशासन। यहाँ पे देखिए पूछा है क्रानबैक के अनुसार अर्थापन से अभिप्राय है। तो यहाँ पे क्रानबैक के अनुसार अर्थापन का जो है मतलब हुआ छात्रों के अधिगम लक्ष्य। ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर ए सही होगा, छात्रों के अधिगम लक्ष्य। नेक्स्ट क्वेश्चन, शिक्षण की उत्तर क्रिया, शिक्षण की उत्तर क्रिया अवस्था पोस्ट टीचिंग स्टेज का संबंध है। शिक्षण की उत्तर क्रिया अवस्था पोस्ट टीचिंग स्टेज का संबंध पूछ रहा है किससे है। ऑप्शन नंबर ए में दिया शिक्षण द्वारा व्यवहारिक परिवर्तन के वास्तविक रूप की परिभाषा करना। ऑप्शन नंबर बी दिया है मूल्यांकन की उपयुक्त प्रविधियों का चयन करना। ऑप्शन नंबर सी है प्राप्त परिणामों से शिक्षण नीतियों में परिवर्तन करना, जो प्राप्त परिणाम हैं उनसे शिक्षण नीतियों में परिवर्तन करना। ऑप्शन नंबर डी है उपयुक्त सभी। सभी शब्दों को आप गौर से सुना करिए और उन शब्दों का अर्थ समझने की कोशिश किया करिए, उस शब्द का मतलब क्या होगा। अब जैसे यहाँ पर सी में देखिए प्राप्त परिणामों से शिक्षण नीतियों में परिवर्तन करना। अब इसका समझ लीजिए अर्थ जैसे कि कोई जैसे आपने एग्ज़ाम लिया छात्रों का, तो उसका जो परिणाम प्राप्त हुआ, परिणाम आपका रिजल्ट अच्छा आया है या छात्रों का या नहीं आया है, तो जो उसका जो परिणाम है उससे जो है शिक्षण नीतियों में परिवर्तन करना। अगर परिणाम अच्छा है तो ठीक है, अगर परिणाम खराब है तो जो शिक्षण की नीतियाँ होती हैं उनमें परिवर्तन किया जाता है ताकि अच्छा रिजल्ट आ सके, बच्चे अच्छी तरह से समझ सकें। तो वहीं यहाँ पे बता रहा है। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर डी सही होगा, सभी, उपयुक्त सभी। आपका ऑप्शन नंबर डी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, शिक्षण क्रियाओं का महत्व है, शिक्षण क्रियाओं का महत्व है। ऑप्शन नंबर ए दिया है शिक्षकों को दिशा निर्देश मिलता है कि उन्हें कक्षा में प्रवेश करने से पूर्व कक्षा में रहकर तथा उसके पश्चात क्या करना चाहिए। यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी में दिया है सीखने सिखाने की क्रियाओं में घनिष्ठ संबंध स्थापित करता है। शिक्षण क्रियाओं का महत्व यहाँ पे बता रहा है, पूछ रहा है जो है। ऑप्शन नंबर सी है स्मृति स्तर से चिंतन स्तर के शिक्षण को प्रभावी बनाती है, स्मृति स्तर से चिंतन स्तर तक के शिक्षण को प्रभावी बनाती है। डी में है उपयुक्त सभी सत्य हैं। प्रश्न को समझ लीजिएगा एक बार फिर, शिक्षण क्रियाओं का महत्व यहाँ पे पूछ रहा है। ऑप्शन में है शिक्षकों को दिशा निर्देश मिलता है कि उन्हें कक्षा में प्रवेश करने से पूर्व कक्षा में रहकर तथा उसके पश्चात क्या करना चाहिए।
तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर ए भी सही होगा। ऑप्शन नंबर बी में देखिए, सीखने सिखाने की क्रियाओं में घनिष्ठ संबंध स्थापित करता है। सीखने और सिखाने की जो क्रिया है उसमें घनिष्ठ संबंध स्थापित करता है, जो शिक्षण क्रिया का महत्व है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी भी सही होगा। उसके बाद सी में देखिए, स्मृति स्तर से चिंतन स्तर तक के शिक्षण को प्रभावी बनाती है। स्मृति स्तर से जो चिंतन स्तर का शिक्षण का है तक के शिक्षण को प्रभावी बनाती है। आपका ऑप्शन नंबर सी भी सही होगा। स्मृति स्तर से चिंतन स्तर तक के शिक्षण को प्रभावी बनाती है। ऑप्शन नंबर डी में है, उपर्युक्त सभी सत्य हैं। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर डी सही होगा, उपर्युक्त सभी सत्य हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, अनुदेशन एवं शिक्षण में अनुदेशन एवं शिक्षण में परस्पर एक समानता है। ऑप्शन नंबर ए है, दोनों ही छात्र केंद्रित होते हैं। अनुदेशन एवं शिक्षण में पूछ रहा है। इंस्ट्रक्शन एवं टीचिंग में परस्पर समानता पूछ रहा है यहाँ पे। ऑप्शन नंबर ए दिया है, दोनों ही छात्र केंद्रित होते हैं। ऑप्शन नंबर बी है, दोनों ही विषय वस्तु केंद्रित होते हैं। दोनों ही विषय वस्तु केंद्रित होते हैं। ऑप्शन नंबर सी दिया है, दोनों में ही पृष्ठपोषण, पुनर्वलन, पाठ्य विश्लेषण पर विशेष बल दिया जाता है। ऑप्शन नंबर डी है, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ पर आप सी पर ध्यान दीजिए, दोनों में ही अनुदेशन एवं शिक्षण दोनों में ही पृष्ठपोषण, पुनर्वलन, पाठ्य विश्लेषण पर विशेष बल दिया जाता है। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर सी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से सही विकल्प है। चारों विकल्प दिया है, इनमें सही विकल्प पूछ रहा है। ऑप्शन नंबर है, शिक्षण में अनुदेशन निहित है। शिक्षण में, टीचिंग में अनुदेशन, इंस्ट्रक्शन निहित है। ऑप्शन नंबर बी में बता रहा है, शिक्षण में अधिगम निहित है। शिक्षण में अधिगम, लर्निंग निहित है। ऑप्शन नंबर सी में, शिक्षण में मूल्यांकन निहित है। ऑप्शन नंबर डी है, शिक्षण में सर्वांगीण विकास निहित है। तो यहाँ पर आपका देखिए, निम्नलिखित में से सही विकल्प पूछ रहा है। तो ऑप्शन नंबर ए पे गौर करिए, शिक्षण में अनुदेशन निहित है। यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर ए सही होगा, शिक्षण में अनुदेशन निहित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, शिक्षण चरों के कार्य हैं। जो शिक्षण के चर बताए गए हैं उनका कार्य यहाँ पे पूछ रहा है कि उनका क्या कार्य है। तो ऑप्शन नंबर ए है निदानात्मक, ऑप्शन नंबर बी है उपचारात्मक, ऑप्शन नंबर सी है मूल्यांकन, ऑप्शन नंबर डी है उपयुक्त सभी। तो देखिए, यहाँ पर शिक्षण चरों के कार्य पूछ रहा है। तो शिक्षण चरों के 3 कार्य बताए गए हैं, निदानात्मक, उपचारात्मक और मूल्यांकन। तो यहाँ पर आपका ए भी सही होगा, ऑप्शन नंबर बी उपचारात्मक, ऑप्शन नंबर सी मूल्यांकन, तीनों सही होंगे। तो इसका मतलब हुआ आपका ऑप्शन नंबर डी सही आंसर होगा। शिक्षण के चरों के निदानात्मक भी कार्य है उनका, उपचारात्मक भी कार्य है, मूल्यांकन का भी कार्य है। तो ऑप्शन नंबर आपका डी यहाँ पे सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, उपर्युक्त प्रश्न में निदानात्मक कार्य का संबंध है। उपर्युक्त प्रश्न में निदानात्मक कार्य का संबंध है। तो निदानात्मक कार्य का संबंध पूछ रहा है। ऑप्शन नंबर है, शिक्षण समस्या का विश्लेषण करना है। निदानात्मक कार्य समझ लीजिए, निदान का अर्थ समझ लीजिए। निदानात्मक कार्य का संबंध पूछा है, शिक्षण समस्या का विश्लेषण करना। ऑप्शन नंबर बी है, छात्रों के पूर्व ज्ञान का निर्धारण करना। ऑप्शन नंबर सी है, कार्य विश्लेषण एवं व्यक्तिगत विभिन्नताओं का ज्ञान। ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त सभी।
उपयुक्त प्रश्न में निदानात्मक कार्य का संबंध पूछ रहा है, तो यहाँ पर निदानात्मक कार्य का संबंध शिक्षण समस्याओं का विश्लेषण करना भी होगा, छात्रों के पूर्व ज्ञान का निर्धारण करना भी होगा, और ऑप्शन सी यह कार्य विश्लेषण में व्यक्तिगत विभिन्नताओं का ज्ञान भी होगा। यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर डी सही होगा। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में फ़िलहाल इतना ही। फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ, नए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।